आइए स्टूडेंट, आज हम नई चीज़ सीख रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपको गुडविल की वैल्यूएशन करना सिखाएंगे कि किस तरीके के कैसे कैसे मेथड्स होते हैं और कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। स्टूडेंट, इसमें ध्यान रखना कि मेथड्स में सबसे पहला जो मेथड आता है वो मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। बच्चे, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मेरे बेटे दो तरीके के पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा बच्चे इसके अंदर क्या होता है, दूसरा होता है आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। स्टूडेंट, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड्स में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड किस तरीके से काम करता है और कैसे गुडविल को कैलकुलेट करता है। तो हमारे पास पहली चीज क्या रहेगी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बच्चे हेडिंग डाल लीजिएगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब बच्चे ध्यान से समझिएगा इसके अंदर क्या चीज होता है। देखो बेटा, कैलकुलेशन जब हम करते हैं गुडविल की, तो इसमें गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वही होता है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बेटे ये इसका फॉर्मूला होता है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो एवरेज प्रॉफिट होता है, सही है जी, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले समझिएगा एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। ध्यान से समझिएगा बेटे, एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज ऑफ फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट। बेटे मैं ये जो आपका एवरेज प्रॉफिट होता है, यहाँ पर ये जो प्रॉफिट वर्ड लिया गया है, ये जो प्रॉफिट वर्ड आपको बताया जा रहा है, ये प्रॉफिट वर्ड असल में कौन सा प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट होता है फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉफिट का मतलब समझा रहा हूँ, फिर हम आपको एवरेज बताएंगे। तो फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट क्या होता है वो चीज समझिए बेटे। वो प्रॉफिट जो आप फ्यूचर में मेंटेन कर सकते हैं, फ्यूचर में भी मेंटेन कर सकते हैं। अब बड़े ध्यान से सुनो, सर ने क्या बताया बेटे। यहाँ पर जो प्रॉफिट की बात हो रही है, कई बार उस प्रॉफिट में कुछ ऐसी चीजें एडअप होती हैं जिसका ऑपरेशन से, बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता, लेकिन आपके पास वो प्रॉफिट आया हुआ होता है। तो उस प्रॉफिट को हमें एक्सक्लूड करना होता है। उसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिएगा बेटे। एग्जांपल समझिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो ध्यान से, एग्जांपल में मैंने लिया कि आपके पास 2016 2017 यहाँ पर आपको एक प्रॉफिट दे रखा है, वो प्रॉफिट है 7 लाख। ठीक है, लेकिन इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? आफ्टर लॉटरी इनकम रुपीज 1 लाख।
अब मुझे सच सच बताओ मेरे बच्चे, ये जो 7 लाख रुपए जो प्रॉफिट आपको मिला है, ये जो 7 लाख रुपए का प्रॉफिट है, इसमें ये 1 लाख रुपए प्रॉफिट इंक्लूड है कि नहीं है? बिल्कुल इंक्लूड है सर। तो सर ये जो प्रॉफिट है, जो लॉटरी का आपका इनकम निकला है, क्या हर साल लॉटरी निकलेगी? नहीं सर, ये तो इसी तरीके से कभी निकल गया, कभी लॉस भी हो सकता है, जरूरी कि आप लॉटरी खेलते ही रहोगे। तो बेटे हमारे पास असल में क्या प्रॉफिट था जो आपको एक्चुअल प्रॉफिट मिल रहा था? तो आपने कहा सर 2016 2017 में हमारे पास जो प्रॉफिट है वो असल में प्रॉफिट है 7 लाख माइनस 1 लाख। कितना आ गया मेरे बेटे? 6 लाख। ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आपका क्या होता है? ये होता है फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट। ये आप मेंटेन कर सकते हैं प्रॉफिट को। इस तरीके के जो भी आपके पास ये जो आती है इनकम, जैसे ये इनकम जो है, ये जो आपको इनकम मिली है, ये किस तरीके की इनकम है? सर ये एक इनकम है जिसे हम क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं आप एबनॉर्मल गेन। ये आपका एबनॉर्मल गेन है। इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल, देखो ये प्रॉफिट निकला है, एक और एग्जांपल के साथ लेके चलता हूं कि 2017 और 2018 आपको प्रॉफिट गिवन है 8 लाख का। सही है। इसके बारे में भी एक इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। आफ्टर लॉस बाय फायर ₹1 लाख। अब मेरे को ये बताओ कि इसके अंदर 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है, जो फायर से लॉस हुआ था, वो भी है इसके अंदर बेटा लॉस। तो सर ये लॉस तो इसके अंदर इसने वैल्यू को कम करा होगा ना बेटा, हर साल को ये आगे लगती रहेगी। हाँ जी हाँ जी। तो बेटा ये जो लॉस है इसको क्या करें, इसके अंदर एडअप करें, तब हमें पता लग जाएगा कि हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट था कितना। तो 2017 2018 में अपने पास प्रॉफिट कितना था? सर ये 8 लाख प्लस कर देंगे इसके अंदर ये 1 लाख रुपीज। तो मेरे बच्चे बताओ कितना आ गया अमाउंट? ये आ गया सर 9 लाख रुपीज। सर ये क्या चीज है? यही तो है मेरे बेटे। कौन सी चीज? फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट। तो ये इस तरीके से आपकी फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट निकलते हैं। तो ये जो आपका जो लॉस हुआ है, ये किस तरीके का लॉस हुआ है? ये जो लॉस है ये कैसा लॉस है? सर ये तो एबनॉर्मल लॉस है। तो आपने एक चीज सीखी इसमें कि किसी प्रकार का कोई भी एबनॉर्मल गेन होगा वो माइनस हो रहा होता है, और किसी भी तरीके का एबनॉर्मल लॉस होता है वो क्या होता है मेरे बच्चे? वो आपका प्लस हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा सर एक चीज और देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ध्यान से। अब एक एग्जांपल दे रखा है कि 2019 और 2020, इसमें आपको प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना बच्चे? 4 लाख का प्रॉफिट। ठीक है। अब इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। क्या दे रखी है? कहता आफ्टर पेइंग स्टाफ सैलरी ऑफ ₹1 लाख। बेटे आपको ये प्रॉफिट दे रखा है। ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को आपने कब निकाला? जब आपने स्टाफ की सैलरी को पे आउट करा। सच सच बताओ, क्या ये स्टाफ की सैलरी हर साल देनी पड़ती है या हर बार हाँ जी बिल्कुल देनी पड़ती है सर, ये तो बिजनेस से रिलेटेड है। बहुत बढ़िया। तो हमारा जो 2019 और 2020 का जो प्रॉफिट है वो कितना है मेरे बच्चे? 4 लाख। ना तो इसमें कोई चीज प्लस होगी ना कोई चीज माइनस होगी, कोई चीज माइनस प्लस नहीं होगी। ये ही प्रॉफिट जो है हमारा क्या बना रहेगा बेटे? यही प्रॉफिट हमारा बना रहेगा फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट। मेरी बात समझ में आ गई? इस तरीके से हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसमें कुछ चीजें एडअप करनी होती है और कुछ चीजें माइनस करनी होती है। सुनिए अब ध्यान से, मैं बताता हूँ। देखो ध्यान से बेटा, अब मैंने यहाँ पे बता रखा है कि जब कभी भी आपको कैलकुलेट, सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है? फ्यूचर
मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब देखो ध्यान से बेटे, जो फ्यूचर में मेंटेन आप कर सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी चीज ऐड की जाएगी, वो अगर आपको इस तरीके से दे रखा हो, जैसे आपको कोई भी एबनॉर्मल लॉस दे रखा हो। एबनॉर्मल लॉस बेटे किसी भी तरीके से हो सकता है, फायर से हो सकता है, सही है, थेफ्ट से हो सकता है, किसी भी तरीके से अगर कोई भी आपको लॉस होता है, वो आपने क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है मेरे बच्चे, ऐड करना है। इसी तरीके से बेटे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये भी दे रखा होता है। लेकिन बेटा आप ये बताओ ना, फिक्स्ड एसेट्स के हर साल बेचते रहोगे क्या, नहीं ना। तो बेटा इस तरीके का बिजनेस, इस तरीके का जो भी लॉस हो या कोई भी प्रॉफिट हो, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमें देखा कि अगर लॉस हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्योंकि क्यों हो जाएगा बेटे, इट इज नॉट अ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। क्लियर हो गया। इसी तरीके से मिर्ची यहाँ ध्यान दो कि अगर कोई भी ओवर वैल्यूएशन होगा ओपनिंग स्टॉक का, बेटे ध्यान दिमाग लगाओ, ओपनिंग स्टॉक का अगर ओवर वैल्यूएशन होता है, यानी कि अगर ओपनिंग स्टॉक को मैं अगर बढ़ा दूं, तो मेरे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, आपने मैं ज़्यादा वैल्यूएशन ले ली, तो मुझे वो ओवर वैल्यूएशन को ऐड अप करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं। इसी तरीके से बेटा अंडर वैल्यूएशन हो जाती है, सही है जी। अंडर वैल्यूएशन अगर क्लोजिंग स्टॉक का है तो भी क्या हो जाएगा बेटे, वो भी ऐड करेगा। क्योंकि ये जो दोनों कारण होते हैं ना, ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन, किसका अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का और ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक का, ये दोनों के दोनों रिड्यूस करते हैं, किसको रिड्यूस करते हैं, प्रॉफिट को। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अच्छा दूसरी बात क्या है, किसी भी तरीके का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, वो भी आपको ऐड अप करने पड़ेंगे। समझ में आ गया बेटा। ये क्या होते हैं, ये एक्सपेक्टेड नहीं होते कि अगली बार आप फ्यूचर में करेंगे या नहीं करेंगे, इसलिए इन्हें ऐड करना पड़ता है। नेक्स्ट बेटे, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज ए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब था तो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर का, आपने ले किस में लिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में ले लिया। मतलब क्या हो गया, मतलब सर एग्जांपल से आपने परचेज करी, क्या परचेज करी, मशीनरी, तो बेटा मशीनरी परचेज करी तो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन आपने डेबिट किसको कर दिया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, इससे प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ गया। बात समझ रहे हैं। तो ये गलती होगी तो आप इसको ऐड अप करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, जब फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे, इन सारी की सारी चीजों को आपने ऐड करना है। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से बेटे अगर आपके पास इनका अपोजिट, मतलब लेस करना है, कौन कौन सी चीजें लेस करनी है, अगर कोई भी एबनॉर्मल गेन होता है। एबनॉर्मल गेन मतलब अगर आपको कोई भी प्रॉफिट हो रहा है किस पे, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पे, तो आपने उसे क्या करना है, लेस करना है। बिल्कुल इसका उल्टा क्या चलेगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों बेटे इंक्रीज करते हैं प्रॉफिट को। सही है जी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। पीछे बेटा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस थे, ये नॉन रिकरिंग क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। किसी भी तरीके की कोई भी इनकम आपको मिलती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक्सपेक्टेड हो कि भाई आपको फ्यूचर में वो इनकम मिलेगी मिलेगी, तो वो चीज़ क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। आगे बात समझ में। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, आपने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में इनकम आपको मिल गई है, वो इनकम अगर आपको मिलती है तो वो भी आपने क्या करनी है, लेस करनी है। सही है, क्यों, क्योंकि वो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं है आपकी। क्लियर हो रहा है बच्चे। इसी तरीके से अगर आप कोई भी पार्टनर को रेमुनेशन देते हैं, सही है जी, इट नॉट बी डिडक्टेड एज द वैल्यू ऑफ सर्विस टू पेड इन अ फ्यूचर ईयर, तो आपने क्या करना है, उसको भी लेस कर देना है। मेरी बात समझ में आ गई। रेमुनेशन में आपकी सैलरीज हो सकती है, वेजेस दे रहे हैं आप, किसी भी तरीके से वो चीज़ें। बेटे एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस, कोई भी ऐसा फ्यूचर एक्सपेंसेस जैसे आपको लगता है कि लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, इस तरीके के कोई आप प्रीमियम दे रहे हैं, वो भी आपने क्या करना है, लेस करना है, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। बात समझ में आ गई बेटे। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट सबसे पहले कैलकुलेट करना है। समझ रहे हैं मेरी बात को। जब आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपके पास चीज क्या आती है, आपको निकालना था एवरेज प्रॉफिट। तो मैंने प्रॉफिट का मतलब आपको बता दिया कि प्रॉफिट का मतलब क्या है। सही है जी, मेंटेनेबल, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो बेटे इसका असली नाम जो निकल के आया, वो चीज क्या निकल के आई, इसका जो असली नाम है वो निकल के आया एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट।
अब बड़े ध्यान से समझो बच्चे। अब मैंने आपको ये हिस्सा तो सिखा दिया, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि सर फ्यूचर जो है आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब मेरे बात ध्यान से सुनो, एवरेज वर्ड बेटे, एवरेज वर्ड तो आपको पहले से पता है कि जितने भी आपके पास नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को आपने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो क्या होगा बेटा, एवरेज निकालने के लिए यानी कि एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या आ जाएगा, आप क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला, टोटल प्रॉफिट जो भी आपका निकला है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब बड़े ध्यान से समझो, अभी हमने पीछे जो एग्जाम्पल लिया था उसी को लेके चलते हैं बेटे। आपके पास एग्जाम्पल में मैंने आपको यहाँ क्या निकाल के दिखाया था कि 2016 का आपका फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट कितना है, 6 लाख, और ये कितना है 9 लाख 2017 का। तो 6 लाख 9 लाख और ये कितना है मेरे बच्चे 4 लाख रुपये। तो हम इसी को यहाँ पर पुट अप कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएंगे, प्रॉफिट निकल के आ जाएंगे। ये प्रॉफिट कितने आ गए, 6 लाख 9 लाख प्लस कर दीजिए प्लस 4 लाख, ये आपके पास प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे मेरे बच्चे, 3 ईयर्स थे। तो अब आप क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना बना, 19 लाख डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास वैल्यूएशन निकल के आ गई। तो बेटा ये जो हमारा डिवाइड करके वैल्यू आया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। वैल्यू क्या रही आपकी, 6,33,333, ये आपके पास एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया है। बेटे आपको मैंने अभी बताया था कि जब हम गुडविल निकालते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखो मैंने आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज अभी नहीं सिखाया, एवरेज प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया है कि एवरेज प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास काम है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है और नंबर ऑफ ईयर परचेज हम कैसे निकालते हैं। देखो बेटे ध्यान रखो कि जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है, इसका मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। बेटे जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप प्रॉफिट को मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे आपकी कोई वैल्यू बनना शुरू हो जाती है और बिजनेस चलना शुरू हो जाता है। लेकिन आपका बिजनेस चलता रहता है, लेकिन आपको भी पता है कि धीरे धीरे उसमें कंपटीशन लेवल पे या अलग अलग जगह पे कोई ना कोई आपके पास कंपटीशन शुरू हो जाएगा। तो उस समय आप जो अपना प्रॉफिट है उस लेवल तक नहीं रह पाते, उस समय आपको कंपटीशन में आना पड़ता है। तो आप ये लेके चलते हैं, एस्टिमेटेड बेसिस पे लेके चलते हैं कि हाँ सर हम 3 साल तक इस प्रॉफिट को ईयर तक लेके चले जाएंगे, मेंटेन कर लेंगे, या 4 ईयर्स तक। ये एस्टिमेटेड बेसिस होती है बेटा, इस एस्टिमेटेड बेसिस के हिसाब से वो चीज़ें चलती रहती है। जैसे बेटा आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे पार्ले जी बिस्किट है, स्टार्टिंग में अच्छा था लेकिन उसके कंपटीशन में बहुत सारे बिस्किट्स वाले आ गए, तो उसके प्रॉफिट पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा। तो वो नंबर ऑफ ईयर परचेज जो होता है वो आपका एस्टिमेटेड बेसिस पर चलता है। इसके लिए हम एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, देखो ध्यान से, कि नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स द ईयर for which the firm is likely to earn that much profit because of the efforts made in a past। वो ये लेके चलता है कि भैया एक टाइम पीरियड तक हमने जो मेहनत करी है वहां तक हम क्या कर लेंगे, उस प्रॉफिट को मेंटेन करके रख लेंगे या उससे ऊपर तक चले जाएंगे। सही है जी, उसको मेंटेन करना पड़ता है तो उसकी लेवल तक। अब उस ईयर को आप तो बता नहीं सकते, तो ये बेटा क्या चलता है आपका, ये सारा का सारा एस्टिमेटेड बेसिस पर चलता है। बात समझ में आ गई, उससे हम वैल्यूएशन में एस्टिमेटेड बेसिस पे लेके चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन में हम देखो, अगर हम मान लेते हैं, हमने मान लिया कि नंबर ऑफ ईयर, सही है जी, परचेज है हमारे पास, मान के चलो 3 ईयर्स का। तो मेरे बेटे आपके पास जो एवरेज प्रॉफिट निकला था तो वो तो ये था, और आपने नंबर ऑफ ईयर परचेज मान लिया 3 ईयर। तो बेटे आपके पास जो गुडविल की वैल्यू निकल के आएगी कि गुडविल आपकी क्या होगी, गुडविल होगी 633,333
ये तो एवरेज प्रॉफिट हो गया आपका, इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसके आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास एक वैल्यू निकल के आएगी। ये वैल्यू निकल के आएगी 1899, ये आपके पास वैल्यू निकल के आ गई। इसको क्लियर कर लेते हैं, 18 को अच्छा सा बना लेते हैं। तो ये मेरे बच्चे आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर सिंपल एवरेज मेथड होता है। सही है जी, इसको इस तरीके से प्रैक्टिस करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ।